जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 53 आज हमारा एक स्पेशल लेक्चर या बोनस लेक्चर समझिए इसको, जिसमें हमने ISA 600 की रिवीजन्स को डिस्कस करना है। ठीक है, और ये लेक्चर उम्मीद है कि कोई 30 से 40 मिनट के दरमियान में होगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे ISA 600 में क्या-क्या रिवीजन्स हुई हैं, उनको किस तरीके से आपने कवर करना है। सबसे पहली चीज़, ये लेक्चर किन स्टूडेंट्स के लिए है ये सुन लीजिए। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ISA 600 पुराना पढ़ा हुआ है, ये वाला लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने ISA 600 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा इससे पहले, पुराना भी नहीं पढ़ा, नया भी नहीं पढ़ा, ये लेक्चर उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर बिल्ड होगा ओल्ड लेक्चर के ऊपर। रीज़न क्या है, इस लेक्चर में हम ISA 600 का हर कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको इसमें बताऊंगा इसमें चेंजेस क्या क्या हैं, और जो कंसेप्ट चेंज हुए हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और जो कंसेप्ट चेंज नहीं हुए उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ चेंज होने वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो कंसेप्ट सिमिलर हैं ऑलरेडी ओल्ड ISA 600 में और न्यू ISA 600 में, वो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ये कंसेप्ट है, ये सेम है, और उसके बाद आगे चलेंगे। इसीलिए जिन स्टूडेंट ने ISA 600 ओल्ड पढ़ा हुआ है उनके लिए ये रेलिवेंट होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है किसी भी स्टैंडर्ड में जब कोई रिवीजन आती है ना, तो एक दफ़ा स्टूडेंट्स की जो एक एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि शायद इस स्टैंडर्ड में हर चीज़ चेंज हो गई है। ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, जब भी कोई स्टैंडर्ड चेंज होता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं, कुछ डिलीट होती हैं, कुछ में चेंज आता है, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट में ही चेंज आएगा, और ज़्यादातर जो पोर्शन होता है किसी भी स्टैंडर्ड का वो अमूमी तौर पे सेम रहता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक कंफर्ट देना चाह रहा हूँ कि चेंजेस कितनी हुई है। देखिए, रफ सा आइडिया, रफ सा बिल्कुल रफ गैस लगा रहे हैं हम। ये अगर आप देखें, ये है हमारा न्यू ISA 600। रफ सा गैस होता है ना, जैसे हम छोटे होते थे 5वीं 6वीं क्लास में, तो देखते थे कौन सी किताब कितनी छोटी है कितनी मोटी है, वो उस लिहाज से हमें अंदाजा गैस करते थे इसमें कितना पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नया स्टैंडर्ड है इस ISA 600, इसके जो पेजेस हैं वो है 67। इसमें जो कंफर्मिंग अमेंडमेंट्स थी वो मैंने अलग कर दिया, वो स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है, वो 67। और जो ओल्ड वाला था 2009 वाला, उसमें 51। इसका मतलब है रफली अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि कोई 25 to 30% के करीब मटेरियल ज़्यादा है। यानी जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा 70 to 75%, वो तो हमारा पुराने वाला है, और बाकी 25 to 30% कुछ चीज़ें आई हैं। इसमें 3 तरह की चेंजेस होंगी, एडिशन होगी, डिलीशन होगी, और कुछ चेंजेस, उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको यह बताना मकसद था कि स्टैंडर्ड में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, आपने सिर्फ न्यूज़ कह लीजिए आसान अल्फाज में 15-16 सफ़े करने हैं बस, उसके बाद स्टैंडर्ड आपका तैयार। अच्छा, लेकिन वो भी कैसे करने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये टाइम ऐसा है, इसमें आप पूरा स्टैंडर्ड तो रीड कर नहीं सकते। उसके लिए भी न्यू स्टैंडर्ड के नोट्स बना दिए गए हैं। ये नोट्स आपके साथ LMS के ऊपर शेयर हो जाएंगे, बल्कि इस वक्त जिस वक्त आप देख रहे होंगे ऑलरेडी आपके साथ ये नोट शेयर हो चुका होगा। आपने इसको रीड कर लेना है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पहले वाली ही हैं, पुराने स्टैंडर्ड वाली है, और नोट्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। वैसे स्ट्रक्चर कुछ चेंज है, टर्मिनोलॉजी कुछ चेंज है, कुछ जगहों पे जो डिलीशन वगैरह है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। लेकिन आज आपने क्या करना है, इन नोट्स का प्रिंट निकाल के पुराने नोट्स को डिलीट नहीं करना। ठीक है, अपने पास रख लें, लेकिन उनको यूज भी नहीं करना, सिर्फ इसलिए कि कोई कंसेप्ट हो ना, अगर जहां पे मैं कोई ये पुराने वाला है, तो आपने एक दफा पुराने वाले नोट से उसको पढ़ लेना और फिर नए नोट से पढ़ लेना उसको। या सम टाइम ऐसा है, या इससे भी अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप न्यू स्टैंडर्ड को ही पढ़ें, इसी स्टैंडर्ड को प्रिंट निकलवा के उसको रीड करें। इसमें जहां कहीं आपको लगे कि ये कोई नई चीज है, ठीक है, वो तो इसी से पढ़ लें। जहां पे आपको लगे ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है लेकिन कुछ भूल रहा है, तो ओल्ड स्टैंडर्ड को कंसल्ट कर सकते हैं सिर्फ एक दफा रीड करने के लिए। ठीक है, यानी मैंने भी इसी तरह किया, जब मैं ये नया स्टैंडर्ड पढ़ा था तो उसके साथ साथ आपको सिर्फ मैंने ये नहीं बताना था नए स्टैंडर्ड में क्या चीज़ है, आपको मैंने ये भी बताना था कि पुराने स्टैंडर्ड में क्या है जो कि अब नए स्टैंडर्ड में चेंज हो चुका है। तो इसलिए मैंने अपने साथ ही ओल्ड स्टैंडर्ड को भी रखा, न्यू स्टैंडर्ड को भी रखा। आपने चूंकि ओल्ड स्टैंडर्ड ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसके नॉलेज को कैपिटलाइज कर सकते हैं आप।
हालांकि ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल कंप्लीट है, अगर आप ओल्ड को बिल्कुल साइड पे रख दें, ना पढ़ें और सिर्फ इसी को पढ़ लें तो भी काम चल जाएगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ऑलरेडी जो पढ़ा होता है ना, नया कंसेप्ट कहीं पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वो जहन में आता है, अच्छा पुराने में ये किस तरीके से लिखा हुआ था, उस पर्पस के लिए यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। वरना ये जो नोट्स है ये इन इटसेल्फ कंप्लीट है, जो आपको अब रिवाइज 600 के नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स आपको कंप्लीट दिए जा रहे हैं, लेकिन जो ये लेक्चर में मैं कंसेप्ट की डिस्कशन कर रहा हूं ये सिर्फ चेंजेस की डिस्कशन करूंगा। स्कोप आपको क्लियर होना चाहिए, लेक्चर का स्कोप क्या है। अच्छा, अब चलते हैं हम चेंजेस की तरफ। चेंजेस हैं हमारे पास, ये मैंने एक छोटा सा चेकलिस्ट बनाई है चेंजेस की। इसमें आपको नजर आ रहा होगा हमने 4 तरह के चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आपके सामने रखे हैं ISA 600 के। नंबर 1, कौन से कंसेप्ट्स हैं जो सेम हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर कौन से कंसेप्ट्स हैं जो ऐड हुए हैं ISA 600 में, कौन से कंसेप्ट हैं जो डिलीट हुए हैं, और कौन से कंसेप्ट हैं जो पहले भी थे अब भी है लेकिन उनमें थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो चेंजेस का ज्यादातर हिस्सा रिलेट करता है वो एडिट कंसेप्ट से, जो चेंजेस का पोर्शन। अच्छा, अब एक ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूं स्टैंडर्ड के मेजर एरियाज का। इसका पर्पस आपको चेंजेस के साथ फेमिलियर करवाना है। देखिए, ISA 600 को अगर हम लॉजिकली देखें ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 2 कंसेप्ट, बड़े कंसेप्ट डिस्कस करता है। नंबर 1, ग्रुप। आपको पता है 600 किससे रिलेट करता है? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट से, कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप ऑडिट होगा, उसको किस तरीके से हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो ये 2 हिस्सों से दो चीजें डिस्कस करता है। नंबर 1, जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट क्या मतलब, कोई सब्सिडरी, कोई ब्रांचेस, डिवीजन्स वगैरह कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इनको कैसे वेरीफाई करना है। और नंबर 2, कंसोलिडेशन प्रोसेस। ये 2 चीजें डिस्कस करता है। ये 600 में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, कंसोलिडेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन। तो ये 2 चीजें 600 डिस्कस करता है। कंसोलिडेशन प्रोसेस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इस वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब ये हुआ, कंसोलिडेशन करते हुए हमने जिन चीजों का ध्यान रखना है, कंसोलिडेशन करते हुए हमें जिस तरह की एडजस्टमेंट्स जिसको हम वेरीफाई करते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से हमने अभी देखनी है जिस तरीके से ओल्ड ISA 600 में देखा करते थे। आपको याद होगा हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, बल्कि एक क्वेश्चन था ऐसा जिसमें वो ये बता रहा था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और कंसोलिडेशन करते हुए प्रॉब्लम हमें क्या आई, कभी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस आ गई, कभी करेंसी का डिफरेंट, कभी ईयर एंड का डिफरेंट, कभी इस तरह के जो डिफरेंट काउंटिंग पॉलिसी का डिफरेंस। आपको याद होगा वो केस स्टडी, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट थी कंसोलिडेशन के वक्त में। वो एडजस्टमेंट्स अब भी बिल्कुल वैसे ही हमने करनी है जैसे पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक किया करते थे। इसका मतलब वो कंसेप्ट, ये वाला हिस्सा हमारा तो सेम अनटच्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जैसा वो पहले टेस्ट करता था वैसा ही अब भी टेस्ट करेगा, अगर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन टेस्ट करेगा। ये तो हिस्सा हो गया साइड पे। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है ISA 600 जिसको डिस्कस करता है, वो ये कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर हमने कौन से प्रोसीजर, किस कंपोनेंट के ऊपर कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये। और इसी हिस्से में चेंजेस है कि किस कंपोनेंट के ऊपर हमने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इस हिस्से में चेंज। और ये चेंजेस कितनी तरह की, जैसे मैंने बताया, कुछ चीजें, कुछ कंसेप्ट ऐड हुए हैं, कुछ कंसेप्ट डिलीट हुए और कुछ चेंज में बेसिकली उसने फर्दर एलैबोरेशन लेके आया, मजीद एक्स्ट्रा गाइडेंस ऐड की है। ये जो पेजेस ऐड हुए हैं ना, ये किस वजह से ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस की वजह से। उसने कुछ चीजों को फर्दर एलैबोरेट किया है, यानी नया कंसेप्ट नहीं है, एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को ही उसने थोड़ा रिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये वाली जो इस टाइप की चेंजेस होती है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा अहम नहीं होती, जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट में ही फर्दर एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहा होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ज्यादा अहम चीज होती है वो होती है एडिशन क्या हुई है और डिलीशन क्या हुई है। अच्छा, एक एग्जांपल अब आपके सामने रखता हूं मैं, ये एक चेंजेस की।
पहले जो सबसे प्रोबेबली जो सबसे बड़ा चेंज आया वो आपके सामने रखने लगा हूं ISA 600 में। पुरानी अप्रोच होती थी कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने की या डिसाइड करने की या एविडेंस ऑब्टेन करने की। जो पुरानी अप्रोच होती थी उसे कहते थे सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट मॉडल या सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट अप्रोच। इसमें क्या होता था, इसमें हम कंपोनेंट्स को क्लासिफाई करते थे कि ये कंपोनेंट सिग्निफिकेंट दो तरह से, सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उसके प्रोसीजर कुछ और होते थे, नॉन सिग्निफिकेंट के प्रोसीजर कुछ और होते थे। और अगर ज्यादातर कंपोनेंट्स नॉन सिग्निफिकेंट होते थे तो आपको याद होगा उसमें भी हम सैंपल बेस पे कुछ कंपोनेंट्स को स्टिल सेलेक्ट करके प्रोसीजर परफॉर्म करते थे। तो जो ओल्ड मॉडल था कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने का और फिर उन कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने का, वो था सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट मॉडल, जिसमें कंपोनेंट्स को सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट में क्लासिफाई किया जाता था। अब ये मॉडल, अब ये अप्रोच खत्म हो चुकी है। अब ISA 600 ये कहता है कि हमने जो कंपोनेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, सिलेक्शन करनी है, जो उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये कंपोनेंट की सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्क पे डिपेंड करेगा। आपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इवेल्युएट करना है। ये थोड़ा सा फर्क है, इसको छोटी सी एक जनरल सी एग्जांपल के साथ शेयर करते हैं। फर्ज कीजिए सिर्फ मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए कि अप्रोच में क्या चेंज आया है। मैं हूं अपने एक सल्तनत है, मैं उस सल्तनत का बादशाह हूं और ये भाईजान साथ वाले किसी इलाके के कोई अमीर आदमी है, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था कि मैंने इनको कैसे ट्रीट करना है ये डिपेंड करता है कि इन भाईजान का लिविंग स्टाइल अपने एरिया में, अपने इलाके में कैसा है। यानी ये अगर अपने इलाके में बड़े अमीरों कबीर समझे जाते हैं, बड़े इज्जत माब समझे जाते हैं, तो मैंने भी इनको VIP प्रोटोकॉल देना है कि इनकी सिग्निफिकेंस अपने इलाके में क्या। लेकिन अब क्या स्टैंडर्ड कहता है, अब कहता है भैया मुझे इनको क्या प्रोटोकॉल देना है ये इस पे डिपेंड नहीं करता इनकी अपने इलाके में क्या पोजीशन है, ये इस पे डिपेंड करता है ये भाई मेरे लिए कितना अहम है। इसलिए हो सकता है कि अपने इलाके में तो ये VIP हो, लेकिन चूंकि जब मेरी सल्तनत में आए मेरे लिए इनकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं इनको ट्रीट ना करूं, ठीक है, इनको कोई VIP प्रोटोकॉल ना दो, ठीक है, या हल्का फुल्का प्रोटोकॉल इनको दे दूं काफी। इसी तरीके से पहले अप्रोच क्या होती थी कि कंपोनेंट्स को देखा जाता था, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है उनको VIP प्रोटोकॉल दिया जाता था, नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है उनको फिर सैंपल बेस में हम देखते थे क्या करना है, कुछ को VIP प्रोटोकॉल कुछ को फारिग कर देते। अब वो कहते हैं नहीं ये काम नहीं करना, कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा सिग्निफिकेंट के नॉन सिग्निफिकेंट प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं, ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, हम कंपोनेंट का ऑडिट नहीं कर रहे। आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्क असेसमेंट के मुताबिक डिसाइड कीजिए। अगर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखते हुए किसी कंपोनेंट में रिस्क है उसको VIP प्रोटोकॉल दे। VIP प्रोटोकॉल का मतलब क्या, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करे। और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रखते हुए अगर किसी कंपोनेंट में रिस्क नहीं है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यानी पहले वो क्लासिफिकेशन करता था रिस्क बेस के ऊपर भी, जो पुरानी अप्रोच होती थी कि रिस्क अगर ज्यादा है किसी जगह पे प्रोसीजर परफॉर्म करो, और फाइनेंशियल बेसिस पे भी प्रोसीजर परफॉर्म किया करता था। आपको याद होगा जो हम सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की डेफिनेशन बोला करते हैं ना, वो क्या होता था, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस, बेस्ड ऑन रिस्क। अब वो कहता है फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस को गोली मारो, रिस्क के ऊपर आ जाओ। अगर तो रिस्क भी कौन सा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। अब हमने ये देखना है, इसको कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है कि आप कंपोनेंट्स को सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट में क्लासिफाई नहीं करेंगे, अपना ऑडिट वर्क सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के लिहाज से डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रिस्क के लिहाज से। आप देखेंगे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखते हुए किस कंपोनेंट में रिस्क, ग्रुप जो कौन सा कंपोनेंट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा। इसमें अगर फर्ज कीजिए, अब एक डिफरेंस के लिए एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, अगर एक कंपोनेंट फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट फर्ज कीजिए है, लेकिन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी वजह से रिस्क कोई अराइज नहीं हो रहा, ठीक है, फाइनेंस, तो पुरानी अप्रोच के मुताबिक वो चूंकि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता, हम उसके ऊपर ऑडिट वर्क कर रहे होते।
लेकिन न्यू अप्रोच के मुताबिक हालांकि फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है, लेकिन उस कंपोनेंट की वजह से ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रिस्क नहीं है, तो हमने उसको कोई प्रोसीजर परफॉर्मेंस को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। ये फर्क है सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट मॉडल में और रिस्क बेस्ड अप्रोच में। और इसकी जस्टिफिकेशन आईएसए 600 ये देता है कि ये जो रिस्क बेस्ड अप्रोच 600 में हमने अडॉप्ट किया ना, ये क्लोजर है, ये इन अलाइनमेंट विद आईएसए 315 है, क्योंकि आईएसए 315 भी यही कहता है कि जो ऑडिटर के प्रोसीजर हैं वो रिस्क पे डिपेंड करने चाहिए। रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्क के लिहाज से प्रोसीजर डिसाइड करो। तो ये उनकी जस्टिफिकेशन है। तो अब जो रिस्क बेस्ड अप्रोच चलेगी, याद रखिए सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट अप्रोच नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, बाकी काम वही है। आपको याद होगा कि जब हम कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, पुरानी अप्रोच क्या थी, फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है, सारे के सारे कंपोनेंट का ऑडिट करो। रिस्क की बेस पे सिग्निफिकेंट है तो फिर डिपेंड करता है कि रिस्क पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में है, स्पेसिफिक एरिया में है कि स्पेसिफिक एजर्शन में है, उस लिहाज से प्रोसीजर परफॉर्म करो। तो यहाँ पे फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट वाली बात तो रूल आउट हो गई, खत्म हो गई, एलिमिनेट हो गई, लेकिन जो बाकी रिस्क वाली बात है वो यहाँ पे भी है। यानी जो आपने कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, देखिए पहली चीज कंपोनेंट को सेलेक्ट कैसे करना है, भाई रिस्क की बेस पे सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज, भाई कंपोनेंट के ऊपर प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, भाई वो प्रोसीजर डिपेंड करता है रिस्क का इफेक्ट किधर है, ये वाला हिस्सा उधर ही है जो प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला है, ये पुराने वाला ही। यानी अगर रिस्क जा रहा है सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर तो कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कीजिए। अगर रिस्क जा रहा है सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया पे तो सिर्फ उस एरिया के प्रोसीजर परफॉर्म करें। और अगर रिस्क किसी स्पेसिफिक एजर्शन में है तो स्पेसिफिक एजर्शन को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करें। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्रोबेबली मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डिफरेंस है 600 के अंदर। अच्छा, इसके बाद कहानी से आगे भी चलती है, ये ना समझिए यहां पे रुक जाती है। अब हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो जाहिर है इसका मतलब क्या होगा, हमने मटीरियलिटी लेवल भी डिसाइड करना है, हमने रिस्क असेसमेंट भी करनी है, ठीक है, प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट भी तो करनी है। तो इसके बाद ये बात सिर्फ प्रोसीजर तक खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है, प्रोसीजर के साथ साथ डिस्कशन रिस्क की भी होगी, मटीरियलिटी की भी होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं, कुछ हल्का सा कंसेप्ट बता रहा हूं। पहला कंसेप्ट, रिस्क असेसमेंट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है एंगेजमेंट पार्टनर की, ग्रुप ऑडिटर इसको बोल देते हैं, ग्रुप ऑडिटर की है। क्या अगर कंपोनेंट का ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अगर तो ये प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म करने हैं फैसला किया ग्रुप ऑडिटर खुद ही करेगा तो ठीक है, कंपोनेंट ऑडिटर वाला सारा पार्ट जो है वो इररेलेवेंट हो गया। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इसमें कंपोनेंट ऑडिटर को भी इंगेज किया जाएगा, तो फिर हमने कंपोनेंट ऑडिटर को, आपको पता है, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करते हैं, उसके वर्क को वैल्यूएट करते हैं, उसके साथ प्लानिंग में इन्वॉल्व वगैरह वगैरह। वो भी रिक्वायरमेंट्स ज्यादातर सेम ही है, कुछ चेंज है वो भी बताता हूँ, ज्यादातर सेम है। लेकिन अहम चीज जो आपको रिस्क के हवाले से बताने चाह रहा हूं वो ये कि क्या कंपोनेंट के रिस्क असेसमेंट में, अगर कंपोनेंट ऑडिटर को आपने एंगेज किया है, क्या कंपोनेंट के रिस्क असेसमेंट में कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है यस, करना चाहिए, क्योंकि वो लोकल ऑडिटर होता है, उसके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उस जगह की, उस जुरिस्डिक्शन की, उस जगह की लीगल रिक्वायरमेंट्स की, वहां पे अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या चल रही हैं, फ्रेमवर्क क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस जुरिस्डिक्शन की जहां का कंपोनेंट ऑडिटर है उसको चूंकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आईएसए 600 कहता है रिस्क असेसमेंट में अगर कंपोनेंट ऑडिटर को आपने यूज किया है उसे रिस्क असेसमेंट में लाजमी इन्वॉल्व करना है, लाजमी। फिर उसके बाद मटीरियलिटी, रिस्क और मटीरियलिटी आपको पता है ये तो हमेशा इकट्ठे, इनका गहरा ताल्लुक है, साथ है, इकट्ठे डिस्कस होते हैं अक्सर। तो मटीरियलिटी भी डिटरमिन की जाएगी, ठीक है। लेकिन अब रूल ये है, पहले रूल ये होता था कि कुछ मटीरियलिटी लेवल ग्रुप ऑडिटर डिसाइड कर लेता, डिटरमिन कर लेता था, कुछ मटीरियलिटी लेवल कंपोनेंट से रिलेटेड जो होते थे वो कंपोनेंट ऑडिटर को कहा जाता था भाई तुम डिसाइड कर लो। लेकिन अब जो डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी लेवल्स है ये सारी की सारी ग्रुप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। तो इन चेंजेस को हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेजर चेंज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, क्या सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट की क्लासिफिकेशन खत्म, उसके बजाय रिस्क बेस्ड अप्रोच आ गई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी स्कोप ऑफ आईएसए 600। स्कोप ऑफ आईएसए 600 जैसा पहले था
अच्छा, अल्फाज चेंज हो सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कंसेप्ट सेम होगा इंशाल्लाह। जो आपको बता रहा हूँ वो कंसेप्ट वही होगा। अल्फाज में उसने उसको टर्म्स को मजीद कुछ टर्म्स को चेंज किया है, कुछ कंसेप्ट को मजीद इलेबोरेट किया है, लेकिन मेन कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन कंसेप्ट वही है। तो ISS 600 का स्कोप पहले भी वही था क्या? भाई ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, अभी वही है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। लेकिन बाजुकात हमारा सिंगल एंटिटी पे भी ISS 600 अप्लाई होता है, सिंगल एंटिटी पे। भाई वो कब? जैसे कोई एक एंटिटी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, ISS 600 अप्लाई। या फॉर एग्जांपल ब्रांचेस भी नहीं है, एक ही कंपनी है, उसके डिफरेंट लोकेशन पे ऑपरेशंस हैं। या यूं कह लीजिए कि उसकी इन्वेंट्री किसी ऐसी डिस्टेंट लोकेशन पे मौजूद है और हम वहां के लोकल ऑडिटर को ये कहते हैं कि भैया आप इस इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करके हमें एविडेंस या डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। तो इसमें चूंकि आपने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया तो ISS 600 अप्लाई हो गया। मेजर ISS 600 का स्कोप वही है, एग्जैक्टली वही है जो पहले था। पहले भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील करता था, अब भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील करता है, इसमें कोई चेंज नहीं। दूसरा कंसेप्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर। पहले भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की थी। याद है आपको कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज भी किया तो भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। वो अपनी रिपोर्ट में रेफर नहीं कर सकता कंपोनेंट ऑडिटर को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो उसकी कंसेंट लेनी है, या अगर बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी हो तो फिर उसको रिपोर्ट में रेफर किया जा सकता है। वरना जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसके ऊपर रिपोर्ट देने की, वो ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर ही की होगी। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंपोनेंट ऑडिटर को रेफर नहीं करना, चाहे उसके वर्क को यूज किया है आपने, उसको यूज किया है, उसके रेफर नहीं करना अनलेस दो एक्सेप्शन है, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो और मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी हो। ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी, वैसे ही यही रिक्वायरमेंट अब भी यही रिक्वायरमेंट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एंड एग्रीइंग टर्म्स। ये भी सेम, पहले भी रिक्वायरमेंट थी कि किसी भी ग्रुप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपने एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और वैल्यूएट करना है कि क्या इस क्लाइंट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, कॉम्पिटेंस है, ये चीजें वैल्यूएट करनी है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करना है तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है, और टर्म ऑफ एंगेजमेंट में अगर आप खास तौर पे कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर रहे हैं तो उसका जिक्र करना है। ये रिक्वायरमेंट्स पहले भी यही थी, अब भी यही है। हाँ, अब जो चेंज आया है वो बड़ा चेंज ये है कि पहले भी डिस्कशन थी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन की, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ ज्यूरिसडिक्शन में लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से ऑडिटर को एविडेंस या रिकॉर्ड शेयर नहीं हो पाता कंपोनेंट का। पहले ये कंसेप्ट उसने ब्रीफली डिस्कस किया था, अब इस कंसेप्ट को उसने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या एक्सेस रिस्ट्रिक्शन हो सकती है किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, यानी क्या क्या स्कोप लिमिटेशन हो सकती है। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से लिमिटेशन हो, ठीक है, वो हो सकता है लोकल लॉस की वजह से लिमिटेशन हो। स्कोप लिमिटेशन या एक्सेस रिस्ट्रिक्शन किन रीजंस की वजह से हो सकती है और ऑडिटर कैसे इनको डील करेगा, ठीक है, ये अब ज्यादा डिटेल में उसने डिस्कस किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, और फिर स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। ये नोट्स में मैंने इसको खास तौर पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है, इसको जरूर पढ़ना है। अभी थोड़ी देर में आपको नोट्स में भी बता दूंगा कि किस जगह पे है। ये नया कंसेप्ट है, या नया कंसेप्ट कह लें, या यूं कह लीजिए कि एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को उसने ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ग्रेटर फोकस ऑन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, ये है एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर, ताकि अगर एक्सेप्टेंस स्टेज पे ही हमें पता चल जाए कि भैया स्कोप लिमिटेशन है, हमें तो एविडेंस नहीं मिल पाएगा, तो हम वहीं पे एक्सेप्ट ना करें इसको, विड्रॉ। बाद में फिर अगर पता चलता है आपको पता है विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज एक्सेप्टेंस स्टेज पे देख लें और इसको एक्सेप्ट ही ना करें तो ये ज्यादा बेहतर है। फिर ग्रुप स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, इस हद तक तो ये सेम है कि पहले भी ग्रुप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा, ऑडिट प्लान बनाएगा, ठीक है। अब भी स्ट्रेटजी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, बनाएगा, लेकिन बनाएगा किस तरीके से, किस अप्रोच से, ये चेंज हो चुका है। पहले अप्रोच हुआ करती थी सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट की, ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान या जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कंपोनेंट्स पे, उसको डिटरमिन करने के लिए पहले अप्रोच होती थी सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट अप्रोच। ये अप्रोच डिलीट हो चुकी है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। अब कौन सी अप्रोच आ गई है, रिस्क बेस्ड अप्रोच आ गई है।
और इसमें अब जो कंपोनेंट्स की सिलेक्शन होती है वो रिस्क पे डिपेंड करती है। पहले जो कंपोनेंट की सिलेक्शन होती थी वो रिस्क के साथ साथ फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस पे भी डिपेंड करते थे, ठीक है। और जब वो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते थे अगर ज्यादातर कंपोनेंट्स इमटेरियल है, नॉन सिग्निफिकेंट है, तो उस सूरत में कहता था रैंडम बेस के ऊपर सिलेक्शन कर लें। लेकिन अब वो कह रहा है सिलेक्शन ना फाइनेंशियल बेस पे होगी ना रैंडम होगी, आपने जो सिलेक्शन करनी है वो सिर्फ रिस्क की बेस पे करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी में चेंज है। फिर इसका मटेरियलिटी लेवल, मटेरियलिटी लेवल में सिमिलर क्या कंसेप्ट है भाई, पहले भी कंपोनेंट्स का मटेरियलिटी लेवल, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी मटेरियलिटी लेवल सेट किया जाता था, कंपोनेंट्स का भी मटेरियलिटी लेवल सेट किया जाता था। आपको याद होगा जैसे कंसोलिडेशन प्रोसेस के ऊपर हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन किया था ना, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे और उनका कंसोलिडेशन के वक्त डिफरेंस आ गया था, कभी काउंटिंग ईयर में, कभी रिपोर्टिंग करेंसी में, कभी काउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंस आ गया था, कभी वो इस तरह की और जो डिफरेंसेस थे इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन, वो वाला क्वेश्चन किया था। उसी तरह एक और क्वेश्चन भी था जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किया। वो कौन सा क्वेश्चन था भला, जिसमें उसने डिफरेंट मटेरियलिटी लेवल बताए थे, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल और फिर कंपोनेंट्स का मटेरियलिटी लेवल, और हमसे उसने कहा था कमेंट करो कि क्या कंपोनेंट्स के मटेरियलिटी लेवल सही कैलकुलेट हुए हैं। याद है वो क्वेश्चन? उसमें एक बड़ी वो क्लासिक एरर भी उसने किया था कि जो कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल था वो ग्रुप के मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा था, बढ़ गया था। तो आपने कहा था नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता, अगर क्योंकि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है, उसका मटेरियलिटी लेवल ज्यादा होना चाहिए, कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल कम होना चाहिए। अगर कंपोनेंट का ग्रुप से ज्यादा है तो उसका मतलब या तो कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल गलत कैलकुलेट हुआ है या ग्रुप का गलत कैलकुलेट हुआ है। वो क्वेश्चन मटेरियलिटी से रिलेट करता, उसी की बात कर रहा है आप कि मटेरियलिटी लेवल जो डिटरमिन करने हैं आपने, वो कंसेप्ट देखें वो। अच्छा इसने एक टर्म चेंज की है मटेरियलिटी में। कंसेप्ट पहले भी मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करता था ग्रुप ऑडिटर, अब भी करेगा। फर्क क्या सुनिए कि ये हर उस कंपोनेंट के लिए मटेरियलिटी पहले मटेरियलिटी लेवल ग्रुप ऑडिटर डिटरमिन करता था जिसका ऑडिट या रिव्यू करना होता था, बाकियों को वो कंपोनेंट ऑडिटर पे छोड़ दिया करता था। लेकिन अब वो कह रहा है हर वो कंपोनेंट जिस पे आपने ऑडिट वर्क परफॉर्म करना है, चाहे वो ऑडिट वर्क कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट हो, वेरिफिकेशन हो, चाहे स्पेसिफिक एरिया पे, आपने उसका मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन करना है। पर्पस क्या है इस कंपोनेंट के मटेरियलिटी, हर कंपोनेंट के मटेरियलिटी लेवल को, हर कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल क्यों डिटरमिन किया जा रहा है। जैसे अगर फर्ज कीजिए कोई कंपोनेंट जो है वो उसमें रिस्क तो है लेकिन वो फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसका मटेरियलिटी लेवल क्यों डिटरमिन किया जा रहा है। इसकी रीजन सुन ले, इसकी रीजन है टू रिड्यूस एग्रीगेशन रिस्क। अब ये एग्रीगेशन रिस्क क्या है, परेशान नहीं होना, कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। आपको याद है इसे 320 में एक कंसेप्ट होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कि हम एक ओवरऑल मटेरियलिटी डिटरमिन करते हैं, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमिन करते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का पर्पस क्या होता है कि हो सकता है कि हमारा जो अदर एरियाज है उनमें अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड कर जाए। यानी ऐसा हो सकता है कि एक मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, एग्रीगेट होके मटेरियल हो जाए। ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसी पर्पस के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंडिविजुअल इमटेरियल है वो एग्रीगेट होके भी इमटेरियल ही रहे, मटेरियल ना रहे, बने मटेरियल ना बने, तो हम ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल को ब्रेक करते हैं और एरिया लेवल पे बस ये परफॉर्म करने के लिए उस मटेरियलिटी लेवल को यूज करते हैं। यही कंसेप्ट इधर भी है। वो कह रहा है भाई सोचे जरा कि कंपोनेंट फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं भी है, रिस्क की बेस पे है, फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट नहीं भी है, अमाउंट स्मॉल भी है, लेकिन स्टिल क्या चांस नहीं है कि बहुत से नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट या इमटेरियल, अब उन्हें बोलते हैं हम, इमटेरियल जो कंपोनेंट्स हैं उनमें छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होके, इमटेरियल कंपोनेंट्स में छोटी छोटी बहुत सी मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकती है कि नहीं। तो वही कंसेप्ट जो हम एरिया लेवल पे परफॉर्म करते थे, वही कंसेप्ट कंपोनेंट लेवल पे परफॉर्म करते हैं कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल है ना, ये इंश्योर करने के लिए कि कंपोनेंट में जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो इस ग्रुप के मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड ना करे, हम क्या करते हैं कंपोनेंट पे भी मटेरियलिटी लेवल सेट कर देते हैं। इसे बोलते, ये किस लिए इसको बोलते हैं कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी।
क्या बोलते हैं? कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसका पर्पस क्या होता है कि डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जो मिस स्टेटमेंट है ना अनकरेक्टेड, वो एग्रीगेट होके ग्रुप के मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड ना करें। ठीक है, इसे 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 कहते हैं कंपोनेंट परफॉर्मेंस लेवल। क्यों आप डिटरमिन कर रहे हैं? टू रिड्यूस एग्रीगेशन रिस्क। एग्रीगेशन रिस्क क्या है कि इमटेरियल कंपोनेंट्स में मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकते हैं, ये है एग्रीगेशन रिस्क। ठीक है, अच्छा, तो पहले एग्रीगेशन रिस्क का कंसेप्ट नहीं था, अब उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा हाँ, पुराने स्टैंडर्ड में ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, किसने कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, किसने, ये भी डिस्कशन थी। अब वो कह रहे हैं भैया ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग आईएस 320 में ले जाओ, उसकी डिटर्मिनेशन आईएस 320 के मुताबिक होगी। जो इस आईएस 600 में अब जो डिस्कशन कर रहा है मटेरियलिटी की, वो कंपोनेंट के मटेरियलिटी लेवल की डिस्कशन कर रहा है कि कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल किस तरीके से डिटरमिन किया जाएगा। उसमें जाहिर है कौन से फैक्टर लिए जाएंगे, कंपोनेंट में रिस्क कितना है, मिस स्टेटमेंट कितनी है, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, कोई चेंजेस आई हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो न्यू स्टैंडर्ड में मटेरियलिटी के हवाले से क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं? नंबर 1, वो कहता है आपने हर उस कंपोनेंट के लिए मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करने हैं जिसके ऊपर ऑडिट वर्क परफॉर्म किया जाएगा। ऑडिट वर्क चाहे कोई सा भी हो, ये हो, ये हो या ये हो, उसके लिए, ताकि एग्रीगेशन रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। फिर उसने कहा कि जो ग्रुप मटेरियलिटी है वो यहां से निकल के 600 से निकल के 320 में चला गया। और फिर यह है कि मटेरियलिटी डिटरमिन किन कंपोनेंट्स पे ही की जाएगी, यह करेगा कौन भला? पहले कुछ कंपोनेंट्स की मटेरियलिटी ग्रुप ऑडिटर डिटरमिन करता था, कुछ की कंपोनेंट ऑडिटर को दी जाती थी। अब वो कहता नहीं भाई कंपोनेंट ऑडिटर ही करे। ठीक है, और जो पहले कंपोनेंट मटेरियलिटी की टर्म थी, अब उसको चेंज करके कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की टर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड का ये कहना है कि कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टर्म ये ज्यादा क्लियर क्लैरिटी प्रोवाइड करती है कंसेप्ट की बनिस्बत कंपोनेंट मटेरियलिटी। लेकिन याद रखें कंसेप्ट वही है। ठीक है, नाम चेंज किया उसने कि कंपोनेंट मटेरियलिटी से कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कंसेप्ट वही पुराना। कंसेप्ट पुराना क्या कि जैसे पहले वो कहा करते थे कि जो ग्रुप का परफॉर्मेंस मटेरियल, ग्रुप का मटेरियलिटी लेवल ज्यादा होना चाहिए, कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल कम होना चाहिए। अब क्या बोलेंगे कि ग्रुप का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल ज्यादा होना चाहिए, कंपोनेंट का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल कम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, वो जो रिलेशनशिप है ना, ग्रुप का ज्यादा मटेरियलिटी लेवल, कंपोनेंट का, वो अभी भी है, सिर्फ टर्म चेंज हुई है। ठीक है, और एक और टर्म इसमें उन्होंने डिस्कस की है, क्लियरली ट्रिवियल है, वो भी पहले भी थी अब भी है, उसे बोलते हैं ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। यानी एक मिनिमम लेवल डिटरमिन कर दिया जाता है। ये चेंज नहीं हुई, लेकिन फिर भी रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं, ये चेंज नहीं है। पहले भी ट्रिवियल थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट था, अब भी है कि ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर को एक लेवल बता देगा कि इस लेवल से नीचे की मिस स्टेटमेंट आई तो आपने हमें बतानी भी नहीं है। ठीक है, हाँ, इस लेवल से ऊपर की मिस स्टेटमेंट आई तो आप हमें बताएंगे। याद रखिए, ये जो ट्रिवियल थ्रेशोल्ड होता है या क्लियरली ट्रिवियल लेवल है, ये कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से लोअर होता है। कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियल यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर कंपोनेंट पे 2 लेवल डिसाइड करने हैं। नंबर 1 कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और नंबर 2 क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। ठीक है, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड से नीचे वाली चीजें जो होंगी वो बतानी ही नहीं, ऊपर वाली बतानी है। ठीक है, ऊपर वाली क्यों बतानी है? ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो एग्रीगेट जो है तो इमटेरियल, हालांकि कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम है तो है तो इमटेरियल, लेकिन बतानी क्यों है? क्योंकि वो एग्रीगेशन रिस्क की वजह से कि ऐसी मिस स्टेटमेंट हालांकि इमटेरियल है कंपोनेंट लेवल पे भी, लेकिन भैया दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलके तो वो मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड कर सकती है। तो ये है मटेरियलिटी लेवल की डिस्कशन। ठीक है, इसमें मेजर चेंज क्या आया? नंबर 1 उसने कहा कि मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन करेगा ग्रुप ऑडिटर ही, कंपोनेंट ऑडिटर हट गया बिल्कुल। दूसरा चेंज क्या आया? उसने कहा भैया हर कंपोनेंट जिस पे आप ऑडिट वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका मटेरियलिटी लेवल डिसाइड होंगे। दूसरा, पहले हर एक का नहीं होता था। तीसरी बात उसने क्या की कि क्लियरली ट्रिवियल लेवल भी आपने हर कंपोनेंट का सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये पहले भी कंसेप्ट था। फर्क क्या है? फर्क अब उसने सिर्फ रीजनिंग बता दी है
कि ये हम इस वजह से यूज कर रहे हैं ताकि एग्रीगेशन रिस्क दूसरे कंपोनेंट्स में भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होकर मटेरियल ना बन जाए। ये तो हालांकि मटेरियल होती है ना, सोचिए जरा, क्लियरली ट्रिवियल से ऊपर जो मिस स्टेटमेंट आ गई लेकिन कंपोनेंट परफॉर्मेंस फैक्टरिटी से नीचे है, तो वो है तो कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इमटेरियल, लेकिन वो दूसरे कंपोनेंट्स की दूसरी इमटेरियल मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके तो मटेरियल हो सकती है। नेक्स्ट कहता है ग्रुप स्ट्रक्चर, इंटरनल कंट्रोल और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में मैंने आपको बता दिया है कि कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो ग्रुप स्ट्रक्चर या इंटरनल, अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग पहले भी ऑब्टेन करता, पहले भी रिक्वायरमेंट थी कि ग्रुप ऑडिटर ने ग्रुप स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि कौन से कंपोनेंट है, किस किस जगह पे है, कंपोनेंट की क्लासिफिकेशन किस वजह से की जाती है, एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं, कंट्रोल्स क्या हैं, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, वगैरह वगैरह। ग्रुप स्ट्रक्चर को समझना है, इसके इंटरनल कंट्रोल को समझना है, कंसोलिडेशन प्रोसेस को समझना है। रिक्वायरमेंट पहले भी थी, रिक्वायरमेंट इनको अंडरस्टैंड करने की अब भी है। जाहिर है जब तक का ग्रुप को नहीं समझेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कितने कंपोनेंट है, सारे के सारे कंसोलिडेट हो गए कि नहीं, क्या क्या एक्टिविटीज है। रिस्क असेसमेंट हो ही नहीं सकती अंडरस्टैंड किए बगैर। रिस्क असेसमेंट, एक रिस्क नहीं असेस कर सकते आप जब तक ये अंडरस्टैंडिंग ना। तो रिक्वायरमेंट पहले भी अब भी है। फर्क क्या है, अब उसने फोकस किया है एक नए कंसेप्ट के ऊपर, सेंट्रलाइज्ड या शेयर्ड रिसोर्सेज। ये प्रोसीजर की बजाय इसको लिख लीजिए रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिख लें। सेंट्रलाइज्ड या शेयर, वो क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, कहता है भैया बात सुने, बात का ऐसा होता है एक कंपनी है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट दूसरे से अलग होता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड का कंसेप्ट है। हर कंपोनेंट अपने अपने एक्सपेंस इनकर कर रहा होगा, अपने एसेट खरीद रहा होगा, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा होगा, अलग अलग काम हो रहा है। ठीक है, इसमें तो रेगुलर कंपोनेंट्स वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना, वो अप्लाई कर ले। हम कहेंगे किस किस में रिस्क है, उसमें प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। बाज़ औक़ात ये सेंट्रलाइज्ड या शेयर्ड का काम क्या कंसेप्ट है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी सेंट्रलाइज्ड लेवल पे परफॉर्म हो रही होती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो सकता है कि हमने कहा हो बाकी ब्रांचेस अपना सारा डिपॉजिट बोरिंग वाला काम करे, जो रिस्क की, फाइनेंशियल रिस्क की हेजिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली ब्रांच करेगी, किसी एक ब्रांच। और वहां पे हमने फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड जैसे सीएफएस को बिठा दिया कि भैया आप सारी रिस्क मैनेजमेंट करें, ठीक है, या बाकी ब्रांचेस को कह दिया आप सारे लोन वगैरह की प्रोसेसिंग करें। कंप्लायंस चेकिंग का काम एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट को दे दिया, लीगल कंप्लायंस का काम, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है, या बाकी ब्रांचेस को कह दिया छोटे मोटे खर्चे आपने कर लेने हैं, लेकिन अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदना है ना तो खुद से नहीं खरीदेंगे, फिक्स एसेट खरीदने का काम सिर्फ एक ब्रांच में स्पेशलिस्ट लोगों को बिठा दिया, वो खरीदेंगे। तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड या शेयर्ड रिसोर्सेज। जब इस तरह क्या एक्टिविटीज हो रही हो जो सेंट्रलाइज्ड है या शेयर्ड हैं, तो इस सिचुएशन में इस स्टैंडर्ड 600 का फोकस उसने खास तौर पे फोकस किया, पहले फोकस नहीं किया था, अब खास तौर पे फोकस किया। उसने कहा इसको तो नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि ये तो सेंट्रलाइज्ड काम है, ये तो ऐसी एक्टिविटी है जो कि हर एक कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको आपने जरूर वेरीफाई करना है, इसके अलग से सेलेक्ट कर लें, इसके प्रोसीजर अलग से परफॉर्म करें। ये आपके लिए एक ज्यादा अहम कंपोनेंट बन जाएगा या ज्यादा अहम एक्टिविटी बन जाएगी जो सेंट्रलाइज्ड या शेयर्ड रिसोर्सेज बेसिस पे काम कर रहे हैं। फिर प्रोसीजर और कंपोनेंट, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करें, देखिए प्रोसीजर्स तकरीबन वही है, ये वाले। अब ये किस कंपोनेंट पे कैसे परफॉर्म करने हैं ये वेरी कर गया। पहले सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट था, अब वो कह रहा है रिस्क की बेस पे परफॉर्म करते हैं। ये डिस्कशन हो चुकी है, रिपीट नहीं कर रहा। प्रोसीजर एंड कंसोलिडेशन सेम, पहले भी कंसोलिडेशन पे प्रोसीजर परफॉर्म करने थे, वही परफॉर्म करने थे, उन्हीं चीजों को देखना था, अब भी उन्हीं चीजों को देखना। कोई कंसोलिडेशन करने का तरीकाकार नहीं बदला। टू वे कम्युनिकेशन पहले भी होती थी, अब भी होगी। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, स्टेप नंबर 1 ऑडिटर ने कुछ कम्युनिकेट करनी है कंपोनेंट ऑडिटर को। स्टेप नंबर 2 कंपोनेंट ऑडिटर ने कुछ कम्युनिकेट करनी है ऑडिटर को। अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया है आपने तो ये टू वे कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट भी रेलिवेंट है। हाँ, इसमें जो सबसे अहम चीज है ना वो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें फोकस करना है, फोकस ऑन इवेल्युएटिंग एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लिखे, कम्युनिकेशन शायद वो सेटिंग में नहीं आया। फोकस ऑन इवेल्युएटिंग एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि हमने देखना है कि जो कम्युनिकेशन हमें कंपोनेंट ऑडिटर ने प्रोवाइड की है, आंखें बंद करके उसके ऊपर एतबार नहीं करना, बल्कि उसको चेक करना।
अच्छा, कंपोनेंट ऑडिटर के हवाले से भी एक सिग्निफिकेंट चेंज है, वो सुनना है। आपने ISS 610 पढ़ा होगा। 610 दो अप्रोचेस बताता है इंटरनल ऑडिट के हवाले से, एक यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और एक डायरेक्ट असिस्टेंस। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बता रहा हूँ। पहले कंपोनेंट ऑडिटर के हवाले से अप्रोच हुआ करती थी क्लोज टू यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वाली, यानी हम कंपोनेंट ऑडिटर को बता दिया करते थे भैया ये कंपोनेंट है, इसमें ये मटेरियलिटी लेवल, फर्ज कीजिए अगर हमने ऑडिट रिव्यू करवाना है, अगर ऑडिट रिव्यू नहीं करवाना तो वो मटेरियलिटी लेवल भी हम नहीं करते, हम कहते थे भाई तुम खुद कर लो, डिसाइड कर लो। रिस्क असेसमेंट अगर हमें कोई पता वो हम उसके साथ शेयर करते थे, ज्यादातर काम उसके ऊपर छोड़ा हुआ था। हाँ, अब हम अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसको बता दिया करते थे और फिर उसके काम की एडिक्वेसी को यानी उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलती थी उसको चेक कर लेते थे। अब क्या है, सुने मेजर शिफ्ट क्या आया, अब अप्रोच 610 में जैसे डायरेक्ट असिस्टेंस वाली है ना, 600 में कंपोनेंट ऑडिटर की अप्रोच भी वैसी ही हो गई है। यानी अब यूं समझ लीजिए, अब वो ऐसा हो गया है जैसे हमारी टीम का हिस्सा है। अब कंपोनेंट ऑडिटर यानी अब हम डायरेक्शन, पहली चीज जो मटीरियलिटी हम डिसाइड करेंगे, दूसरी चीज रिस्क असेसमेंट हम करेंगे, क्योंकि ग्रुप लेवल पर रिस्क असेसमेंट करनी है ना, कंपोनेंट लेवल पर थोड़ी है। पहले कंपोनेंट के ऊपर फोकस होता था तो इसलिए कंपोनेंट ऑडिटर को ज्यादा जिम्मेदारी दी थी, अब फोकस ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है तो अब ज्यादा काम हमने करना है। कंपोनेंट ऑडिटर को करना है भैया रिस्क असेसमेंट हम कर रहे हैं, हाँ तुम चूंकि लोकल ऑडिटर हो तुम्हें कुछ पता है ना तो वो बता दो, तुमसे इनपुट ले लेते हैं, तुमसे इनपुट ले लेते हैं अपनी रिस्क असेसमेंट में, रिस्क असेसमेंट करेंगे हम, मटेरियलिटी लेवल हम डिसाइड करेंगे, रिस्क असेसमेंट हम, प्रोसीजर हम, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करेंगे, वर्ड याद कर लें, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, यानी हम डायरेक्ट करेंगे क्या काम करना है, जैसे जैसे तुम काम करोगे हम तुम्हारे काम में सुपरवाइज करेंगे, इन्वॉल्व होंगे और एंड पे रिव्यू करेंगे तुमने काम ठीक किया है या नहीं किया। जिस तरह हम अपने नॉर्मल एंगेजमेंट टीम मेंबर के डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करते हैं, उसी तरीके से अब कंपोनेंट ऑडिटर का भी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करेंगे, क्योंकि अब के रिवाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपोनेंट ऑडिटर ऐसा ही हो गया जैसा हमारा टीम मेंबर, जैसे अपनी टीम मेंबर की डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करनी है वैसे करेंगे। हाँ, बाकी की वैल्यूएशन सेम है। बाकी की वैल्यूएशन क्या है भाई, कंपोनेंट ऑडिटर कंपिटेंट है कि नहीं चेक करना है। कैसे चेक करना है, वही पुराना तरीका, ये आप ओल्ड नोट से पढ़ लें, इसलिए मैंने आपसे कहा ओल्ड नोट्स आपने डिस्कार्ड नहीं करने, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जो कंसेप्ट सेम है वही से नजर मार ले तो वो बेहतर है, यहां से पढ़ने समझ आ जाए तो वो तो क्या ही बात है। तो क्या कंपिटेंस वही, क्या ऑब्जेक्टिव वैल्यूएट करनी है, ऑफ कोर्स वैल्यूएट करनी है भाई। कैसे वैल्यूएट करनी है भाई, जैसे पहले इंडिपेंडेंस के रूल थोड़े बदले हैं, 600 रिवाइज हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स थोड़ा रिवाइज हो गया इसकी वजह से तो नहीं हुआ। तो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, कंपिटेंट भी होना चाहिए उसको, ठीक है। और हमने कैसे वैल्यूएट करना है वो जो से पहले ओरिजिनल 600 में पढ़ा है, उसमें चेंज नहीं आया। सिर्फ अब क्या है, अब हमने ज्यादा काम शिफ्ट किया है अपने ऊपर, ग्रुप ऑडिटर के ऊपर, और अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करते हैं तो हमने उसको बिल्कुल साथ साथ वैसे ही उंगली पकड़ के चलाना है जैसे वो हमारा अपने जूनियर टीम मेंबर को चलाते हैं, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होगी और इवैल्यूएशन ऑफ ये तो बता दिया, अभी डिस्कस हो गया। हाँ, इसमें वैल्यूएशन है, इसमें है कि अब वो एंगेजमेंट टीम का हिस्सा कंसीडर किया जाता है, डायरेक्शन सुपर रिव्यू करनी है, डायरेक्ट ये भी बात बता दी। हाँ, ये हैंडलिंग चेंजेस विद कंपोनेंट, हैंडलिंग चैलेंजेस विद कंपोनेंट आइट, ये अहम कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा। तो ये चेंजेस मैंने आपके साथ ब्रीफली सारी शेयर कर ली, ठीक है। अब जो ये पेज भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जो न्यू स्टैंडर्ड में अहम चीज है, न्यू नोट्स में ज्यादा अहम चीज है, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपने जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। वैसे तो पूरा स्टैंडर्ड ही पढ़ना है आपने, पूरा स्टैंडर्ड ही। जो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपको बता रहा हूं, ये इन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ये विंटर 24 में अटेम्प्ट है, जिनकी समर 25 या उसके बाद अटेम्प्ट है, वो तो सारा ही पढ़े, तसल्ली से पढ़े, मतलब अब सारा ही अच्छे तरीके से पढ़े। जिनकी विंटर 24 में अटेम्प्ट है उन्होंने भी सारा पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस किसके ऊपर करें, ये हैंडलिंग चेंजेस विद कंपोनेंट ऑडिटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। इसमें डिफरेंट सिचुएशन है जो फेस करना पड़ सकती है आपको कंपोनेंट ऑडिटर के हवाले से, ठीक है। ये इश्यूज पहले भी थे, अब उसने ज्यादा क्लैरिटी के साथ अब उसने प्रोसीजर कोर्स ऑफ एक्शन भी बता दिए। उसने कहा आप पे क्या छोड़ना, मैं खुद बता देता हूँ इस मसले में क्या करना है, इस मसले में क्या करना है। एक ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 है, 8 रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये दो बहुत अहम है, इनको आपने जरूर पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है लाजमी, ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है।
और बाकी भी आपने ज़ाहिर रूटीन में अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये हमारी टोटल रिवीजन थी जो ISA 600 में हुई है। अगेन ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने पहले ISA 600 पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया। जो चीज़ें ज़ाहिर है चेंज नहीं हुई वो मैंने नहीं पढ़ाई, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हाँ, जो चेंजेस हुई हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस भी कर दी और उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, इन शॉर्ट फिर आपको बता रहा हूँ एंड पे, स्टैंडर्ड में जो चेंजेस आई है 70% तक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट सेम है, 30% के करीब चेंज है। उन चेंजेस में भी 3 तरह की चेंजेस, यहाँ तो कोई कंसेप्ट ऐड हुआ या डिलीट हुआ है या एग्जिस्टिंग को फर्दर उसने एलैबोरेट किया है। एग्जिस्टिंग को फर्दर एलैबोरेट किया है, वो इतना ज़्यादा अहम नहीं। हाँ, जो मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 8 कहा है उसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, और बाकी चूंकि वो कंसेप्ट्स ज़्यादातर सेम है, तो आपने जो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की हुई है याद रखें। वो क्वेश्चन मैंने देखे हैं पास्ट पेपर के कि भैया नए रिवीजन की वजह से पास्ट पेपर के क्वेश्चन की रेलिवेंस पे फर्क तो नहीं पड़ा, तो आपके पास्ट पेपर बिल्कुल वो रेलिवेंट है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसमें वो अब क्या पूछता है आपसे, अभी मटेरियलिटी के बारे में पूछ लिया उसने, कैलकुलेशन रूल याद रखना है। अब ग्रुप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह क्लियरली ट्रिवियल लेवल होगा, इसी तरह एक होगा ग्रुप का भी क्लियरली ट्रिवियल लेवल। अब जिस तरह ग्रुप का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कंपोनेंट के परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज्यादा हो, ये कम हो, उसी तरह अगर क्लियरली ट्रिवियल की बात करें, ग्रुप का क्लियरली ट्रिवियल लेवल ज्यादा होना चाहिए, कंपोनेंट का क्लियरली ट्रिवियल लेवल कम होना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल ये जो है रिवीजन थी। तो पास्ट पेपर आपके रेलिवेंट है, उसको आपने ये नहीं समझना कि अब जो है मेहनत की जाया होगी, या अगर आपने नहीं किया हुआ ना तो उसको करें, अगर आपने 600 की पास्ट पेपर की प्रैक्टिस नहीं की हुई। ठीक है जी, ये था हमारा रिवीजन 600 की। मजीद अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप चाहते हो किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद गाइड कर दूंगा। ठीक है, आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।